Next one is the major part and the most important part of the skin is the dermis. The main function of dermis is the thermoregulation. It regulates the temperature of our body by sweating and by increasing or decreasing the blood flow in the dermis. तो इस बिना पर क्या होता है, थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे भी काम करता है. इट सप्लाई द अवेस्क्युलर एपिडर्मिस विद न्यूट्रिएंट्स. उसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ऊपर जो अवेस्क्युलर एपिडर्मिस हमने देखा, मतलब वहां पर ब्लड वेसल नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं है, फिर भी उनको न्यूट्रिएंट कैसे मिलता है, तो विद द हेल्प ऑफ डर्मिस. द डर्मिस इज टिपिकली सबडिवाइड इनटू टू जोन्स, ए पैपिलरी डर्मिस एंड ए रेटिकुलर लेयर. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, पैपिलरी डर्मिस एज वेल एज रेटिकुलर. यहां पर देखो, यहाँ फिगर बताया गया सिंपली. ये जो फोल्डिंग्स नजर आ रहे हैं एपिडर्मिस और डर्मिस के दरमियान, ये फोल्डिंग के यहां से देखो, मेरा कर्सर देखो, यहां से यहां तक का जो इतना हिस्सा है, ब्लैक कलर की लाइनिंग देखो, यहाँ वर्टिकल लाइनिंग नजर आ रही है, दिस इज द पैपिलरी लेयर. और उसके नीचे जो लेयर है उसको रेटिकुलर लेयर कहते हैं. Okay, the dermis contain mostly fibroblast cells which are responsible for secreting collagenous fiber, elastic fiber, and ground substance. Okay, that give the support and elasticity of the skin. Dermis का main function क्या है? इसमें बहुत सारे सेल्स है जैसे फाइब्रोब्लास्ट. ओके, इसका मेन फंक्शन क्या है, कोलाजिनस फाइबर को सिक्रीट करना, इलास्टिक फाइबर को सिक्रीट करना, एंड ग्राउंड सब्सटेंस को बताना. ओके, now come to the papillary dermis. The papillary dermis contain vascular network. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि सारे ब्लड वेसल्स की एंडिंग यहाँ पर होती है, ब्लड वेसल्स की मतलब यहाँ पर होते हैं, that have two important functions. The first being to support the avascular epidermis with vital nutrients. पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, क्यों पैपिलरी जो लेयर है डर्मिस की, वहां पर सारे ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि upper epidermis is the avascular one, and to provide the nutrient to upper epidermis, डर्मिस का वो पार्ट नीचे, उसमें ब्लड वेसल्स का होना जरूरी है, तो वो पैपिलरी डर्मिस होती है. सेकंडली, इट प्रोवाइड ए नेटवर्क फॉर थर्मोरेगुलेशन. ब्लड वेसल्स वहां पर है तो ऑब्वियसली थर्मो रेगुलेशन भी वहीं पर होगा. तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके, नंबर वन टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड नंबर टू थर्मो रेगुलेशन. द पैपिलरी, अच्छा कैसे किया जाता है थर्मो रेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर अगर हॉट है, थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, तो जब ब्लड सरफेस की तरफ आता है तो आउटर इन्वायरमेंट से या स्वेटिंग से क्या होता है, ब्लड के टेम्परेचर को सरफेस की तरफ वापस से डिक्रीज किया जाता है. Okay, so these are the mechanism by which the skin regulate the temperature of our body. Next one, the papillary dermis also contain the free sensory nerve endings. Okay, जो हमने उसमें देखा था मर्केल सेल्स में, उसी का दूसरा पार्ट यहाँ पर है. जो नर्व एंडिंग्स वहां पर हो रही, वहां तो सेल था और यहाँ नर्व एंडिंग्स हैं, एंड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मेजनर्स कॉर्पस्कल्स. ये देखो यहाँ पर, देखो ये ऊपर का पार्ट इपिडर्मिस है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, और ये एंडिंग जो है, ये एंडिंग में आपको मेजनर्स कैप्सूल नजर आएगा या कॉर्पस्कल्स नजर आएंगे, also called as mechanoreceptors, which is responsible for light touch. It is a type of touch receptor. ये लाइट को सेंस करते हैं. ओके, धूप है तो ऑब्वियसली हमें हीट महसूस हो रही है, तो ये इस तरह से हीट और लाइट को टच मतलब सेंस करते हैं. Now the reticular dermis. The reticular layer of the dermis consists of mainly loose connective tissue. Reticular fiber से बना हुआ है इसका नाम reticular dermis. तो obviously इसमें connective tissues present रहेंगे, जो fibers हम देखते हैं connective tissues के अंदर. तो ये loose connective tissues के अंदर होते हैं. The reticular layer of the dermis is important in giving the skin its overall strength. इसका मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी एज वेल एज हाउसिंग अदर इंपॉर्टेंट एपिथेलियल डिराइव्ड स्ट्रक्चर सच एज ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स. दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है, सपोर्ट के अलावा यहां पर जो होता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो हमारी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक सम स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स. तो ये रेटिकुलर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं. ओके, next one, the components of dermis.
क्या क्या इसमें प्रेजेंट एक्चुअल में होता है, कौन कौन से सेल्स होते हैं, जैसे हमने एपिडर्मिस से देखा था। एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स, नंबर 1 फाइब्रोब्लास्ट, नंबर 2 मास्ट सेल्स, नंबर 3 एडिपोसाइट्स। Mast cells contain many granules rich in histamine and heparin। जैसे हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है कि इसमें हिस्टामिन मतलब ये रिलीज करता है और हेपेरिन रिलीज करता है। ऑल्दो बेस्ट नोन फॉर देयर रोल इज इन एलर्जी। इसका मेन रोल एलर्जी के अंदर होता है, एलर्जिक रिएक्शंस को जनरेट करता है। Okay, mast cells play an important protective role as well, being intimately involved in wound healing and defense against pathogens. एलर्जिक रिस्पॉन्स अल्टीमेटली इट इज इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स जब ट्रिगर होगा तो ऑब्वियसली पैथोजेंस को वहां किल किया जाएगा, मतलब बॉडी को डिफेंस किया जाएगा फॉरेन पार्टिकल से। जैसे हमें छींक आती है, इट इज एन एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो बॉडी के अंदर ऑब्वियसली हमारे लंग्स में या नेजल ट्रैक में कुछ ऐसे एलर्जेंस गए हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट में बॉडी के मतलब जो पार्ट्स नेजल ट्रैक के जो सेल्स है वो एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो इट इज द एलर्जिक रिस्पॉन्स। Apart from these cells, the dermis is also composed of matrix components such as collagen fiber, which provide strength. Okay, elastic fibers, which provide elasticity, and extra fibrillar matrix and extracellular gel-like substance, primarily composed of म्यूकोपॉलीसेकेराइड, जिसको हम GAG कहते हैं, ग्लूकोज अमाइनो ग्लाइकन्स। ओके, जिसको हाइलोयूरोनिक एसिड कहते हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये सारा ऑलरेडी ये प्रोड्यूस करता है कौन? फाइब्रोब्लास्ट और कुछ अलग सेल्स होते हैं। Fibroblast is a type of cell that synthesizes the extracellular matrix and collagens. Okay, and it play a critical role in wound healing. It is the structure of fibroblast. Fibroblasts have a branched cytoplasm. ब्रांच साइटोप्लाज्म मतलब सेल ब्रांच्ड है, सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिकल स्पेक्ट्रल न्यूक्लियस हैविंग 2 और मोर न्यूक्लियोलाई। इनका न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रिकल टाइप का होता है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट की हम बात कर रहे हैं, व्हिच इज द कंपोनेंट ऑफ डर्मिस। एक्टिव फाइब्रोब्लास्ट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर अबंडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर एकदम बहुत ज्यादा होता है, सॉरी, क्योंकि it is involved in the formation of fibers, and fibers are proteins. Inactive fibroblasts, which are also called as fibrocytes, are smaller spindle shape. Okay, देखो ये फाइब्रोसाइट्स है राइट साइड के और ये फाइब्रोब्लास्ट है, मैच्योर्ड है। दे हैव ए रिड्यूस्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसकी बात कर रहे हैं? फाइब्रोसाइट्स की। ओके, नाउ द फंक्शंस ऑफ स्किन। प्रोटेक्टिव फंक्शन है। ओके, it is the first line of defense. It protects our body from infection, pathogens, and harmful UV radiation. It involved in sensory function also. Some nerve endings is there. Okay, उसके बाद secretory function है, sweat and sebum जो होता है, it helps in keeping the skin smooth and temperature regulation का function होता है। heat regulatory function है, excretory function है, sebum जो होता है उसमें कुछ यूरिया वगैरह होते हैं। उसके बाद सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स ऑफ द स्किन, जैसे वाटर, सॉल्ट, फैटी सब्सटेंसेस एंड यूरिया आर एक्सक्रीटेड। इट आल्सो फंक्शन एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सिंथेटिक फंक्शन, सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कन्वर्ट इनटू नेचुरल विटामिन डी। इसका मेन फंक्शन है स्किन का, जो यूवी रेडिएशन को विटामिन डी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद इट आल्सो प्रोड्यूसेस द मेलानिन पिगमेंट and it also maintain the water balance. So these are the different important functions of skin. Now skin appendages, hair follicles इसके appendages हैं, sweat glands हैं, sebaceous glands हैं, nails हैं। ओके, तो हमें यहाँ हेयर के बारे में पढ़ना है। हेयर एंड हेयर फॉलिकल्स क्या होते हैं एक्चुअल में। ओके, पहले हेयर फॉलिकल्स हेयर में डिफरेंस समझ लेते हैं क्या है। ओके, देखो ये इतना जो ब्लूइश पार्ट है नीचे का, इतना जो ब्लूइश पार्ट है नीचे का, दिस वन इज द हेयर फॉलिकल। और जो हेयर निकलता है टूट कर, देखो दिस वन इज द ब्राउनिश पार्ट और नीचे ये क्या होता है, उसका बल्ब होता है। आप देखो कभी हेयर का जो एंड होता है वहां पर थोड़ा सा हल्का बल्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, तो दिस वन इज द पार्ट ऑफ बल्ब। ओके, सो हेयर फॉलिकल्स एंड हेयर इज प्रोड्यूस्ड बाय हेयर फॉलिकल्स। फॉलिकल इसको प्रोड्यूस करता है हेयर को, विच आर मेड अप ऑफ हार्ड केराटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल्स।
हमारा जो बाल है उसके ऊपर जो कोटिंग है वो केराटिनाइज्ड सेल्स है, कॉर्निफाइड सेल्स हैं, केराटिन से बने हुए हैं। मेलानोसाइट्स इसमें होते हैं विच प्रोवाइड पिगमेंट टू हेयर कलर। इसका मेन फंक्शन और इंटेंशन क्या है मेलानोसाइट का? ये हेयर को कलर देता है। किसी के ब्राउन कलर के होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, तो दीज आर द कलर्स produced by melanocytes. And the next part is the hair follicle structure. देखो कैसा होता है, when we took the TS of this bluish part, whole bluish part, तो हमें ऐसा नजर आएगा। देखो ओके तो ये जो ब्लूइश पार्ट है इट इज द हेयर फॉलिकल पार्ट। ओके यहां से देखो ये वाला और ये ब्लूइश पार्ट जो दो लेयर है दिस इज द हेयर फॉलिकल, और ये ब्राउनिश जो पार्ट है ये एक्चुअल में हेयर है। तो इसे डर्मल शीट, ओके उसके बाद एपिडर्मल शीट, उसके बाद देखो यहां पर ये ग्रोथ जोन है। देखो कहां पर ये थोड़ा सा हल्का ब्लूइश कलर का जो पार्ट नजर आ रहा है दीज आर द पार्ट ऑफ हेयर ग्रोथ। यहां से हेयर की ग्रोथ होती है। ओके and some melanocytes are also present here which provide the color to the hair, and here is the connective tissue containing blood vessels। यहाँ पर देखो जिस तरह हम दांत के अंदर देखते हैं जो पल्प कैविटी होती है वहां पर नर्व्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं, तो यहाँ पर भी ये पल्प कैविटी जैसा स्ट्रक्चर है, पैपिलस को कहा गया है। इट्स कंटेनिंग द blood vessels which provide the nourishment to the hair। Okay, now when we took the structure of, when we took the anatomy or we will see the anatomy of hair, तो हमें तीन लेयर्स अच्छी नजर आएगी। तो सिर्फ हेयर का देख रहे हैं हम, हेयर फॉलिकल का नहीं देख रहे हैं। जो हेयर नजर आ रहा है उसका हम एलएस लेंगे या टीएस लेंगे तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। क्या क्या होता है देखो, द सेंट्रली प्लेस मेड्यूला इज देयर, ओके लाइट येलो कलर। उसके बाद जो सेकंड अपर लेयर है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, एंड द आउटर लेयर इज द क्यूटिकल जो केराटिनाइज मटेरियल से बनी हुई है, हाईली केराटिनाइज्ड होती है। ओके नाउ व्हाट आर द एसोसिएटेड हेयर स्ट्रक्चर्स। हेयर से रिलेटेड कौन कौन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं? नंबर वन हेयर फॉलिकल तो यहाँ प्रेजेंट है। ओके नंबर टू देखो erector pili मसल्स। देखो दिस मसल इज नोन एज erector pili मसल्स। फियर के टाइम अचानक हम कोई चीज देख लेते हैं तो उस टाइम हमारे हेयर्स ना इलोंगेटेड मतलब इरेक्ट हो जाते हैं। तो इरेक्शन जो होता है वो इस लेयर्स की मदद से होता है, सॉरी इस मसल्स की मदद से होता है। इसको हम एरेक्टर पिलाई मसल्स कहते हैं। इट इज द स्मूथ टाइप ऑफ मसल्स, इट पुल्स हेयर्स अपराइट व्हेन कोल्ड और फ्राइटन। ठंडियों के दिनों में देखो बाल खड़े होते हैं हाथ पैर के, उसके बाद या फिर जब कोई डर जाता है उस टाइम पे बाल खड़े हो जाते हैं बॉडी के। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल, द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस द एरेक्टर पिलाई मसल्स। ओके उसके बाद एक और इससे ग्लैंड अटैच होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर देखो थोड़ा सा एक ऑयली सब्सटेंस रिलीज होता है। वो रिलीज करने वाला जो ग्लैंड होता है उसको हम सिबेसियस ग्लैंड कहते हैं। और देखो वो बिल्कुल हमारे हेयर फॉलिकल से अटैच्ड होता है। दिस वन इज द सिबेसियस ग्लैंड। तो ये एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं किससे रिलेटेड? हेयर से। हेयर फॉलिकल, erector pili muscle and sebaceous gland। sebaceous gland secrete करता है सेबम जिसमें फैटी सब्सटेंसेस होते हैं जो हेयर को एक ऑयली कोटिंग प्रोवाइड करते हैं, ऑयली कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके